गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सीए फाइनल। सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स, सीए फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्स, many of the students that I have taught till now, approach of studying the subject is little bit wrong. तो सोचा कि एक स्ट्रेटेजी वाइज वीडियो DT IDT पे भी हो जाना चाहिए भाई, कि DT IDT पढ़ा कैसे जाता है। When I talk about DT, many of the students are very comfortable with direct text. Many of the students are comfortable with indirect text. सबका अपना अपना कैलिबर है, कैपेसिटी। लेकिन जब फिर रिजल्ट आता है तो आई गेट मैसेज कि मैम मेरा DT तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मेरा IDT तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमें वैसे मार्क्स नहीं आ रहे। तो व्हाट इज़ द रीज़न यू आर नॉट गेटिंग द मार्क्स? पहले पिक करते हैं हम किसको? इनडायरेक्ट टेक्स्ट को। रीज़न समझते हैं। देखो, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ वीडियो फॉर एडवर्टीजमेंट। ये कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं है कि मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ ये वो। मैं इसलिए स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्लास, ऑल्दो माई क्लासेस ऑफ जूम लाइव क्लासेस आर वेरी नॉमिनल चार्जेस कंपेयर टू एनी ऑफ द फैकल्टी, बट स्टिल स्टूडेंट्स अगर नहीं कर पाते तो एटलीस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, यू विल गेट द बेनिफिट। आई एम शेयरिंग यू द स्ट्रेंथ ऑफ माई क्लास। See, this is not a small thing to share the strategy of a class, but I'm sharing you so that if you have a financial difficulty, you are unable to attend that, so you will be at least going through a good strategy कि कैसे prepare करना चाहिए। स्टार्टिंग विद द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहली चीज़, ये सबसे बड़ी गलती है अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो। लाइक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट विथ सप्लाई चैप्टर। सबसे पहले सप्लाई चैप्टर स्टार्ट कर लिया। सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करने के बाद चल दिए वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब इंडिविजुअली पढ़ते जा रहे हैं। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप इंडिविजुअली पढ़ते हो वो लिंकेज कहाँ है कि क्यों शेड्यूल 1 जो है हमारा सप्लाई का बोलता है विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने सप्लाई किया है एंड दैट सप्लाई इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, तो वहाँ पे एक चीज़ कभी सोची कि सप्लाई तो कंसिडर हो गया, कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट बोलती है कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 ये क्या है? सप्लाई है। भाई किस पे टैक्स लगाओगे? सप्लाई है मतलब GST लगेगा। विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो रहा है, शेड्यूल 1 में कवर है, कंसिडरेशन नहीं है, और कंसिडरेशन नहीं है तो GST किस पे लगेगा? GST लगाने के लिए वैल्यूएशन तो चाहिए। अब वैल्यूएशन आप कहाँ देखोगे? आपने शेड्यूल 1 पढ़ लिया, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन फेंक दिया आपके सामने और बोला कि लो भैया ये विदाउट कंसिडरेशन का सप्लाई हो रखा है, हमें इस पे क्या बताओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के बताओ। अब आप ढूंढे जा रहे हो कंसिडरेशन का है, कंसिडरेशन का है, कंसिडरेशन का है। ये तो सोचो कि वहाँ पे रूल जो दिया है ना आपको, रूल नंबर 27 वैल्यू ऑफ सप्लाई में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो आपको रूल नंबर 27 दे के रखा है वहीं तो लिखा है जहाँ पे कंसिडरेशन होली और पार्टली अगर आपका कैश में है या फिर क्या है, काइंड है, होली कैश नहीं है काइंड में है, तब आप क्या करोगे? वहाँ पे आपको उसके वैल्यूएशन के रूल्स मिलते हैं। मतलब समझ रहे हो, सब कुछ आंखों के सामने है आपके। GST बहुत ज़्यादा वाइडर है एज़ कम्पेयर टू DT। सब कुछ आपके सामने, लेकिन लिंकेज अगर नहीं हुई ना तो वहीं फेल है, कहानी पूरी गई, ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय हो जाने वाला है। तो यहाँ पे जब भी इनडायरेक्ट टैक्स आप स्टार्ट करो, मेरा मानना ये है, अगर देखो इवन इफ़ अगर आपने फर्स्ट टाइम भी स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम जीवन में पहली बार हम भैया GST पढ़ने जा रहे हैं, हमने तो आज तक पढ़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप स्टार्ट करो किसके साथ? सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे मेगा एग्जेम्पशन। मैम मेगा एग्जेम्पशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हमको तो यही नहीं पता कि सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। तुम ये समझो मेगा एग्जेम्पशन क्या है? नेगेटिव लिस्ट है। मेगा एग्जेम्पशन क्या है? तुम्हारी एक नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट मतलब इस पे तो कभी भी क्या नहीं होगा, GST नहीं लगेगा। पहले अच्छे से मेगा एग्जेम्पशन को समझ लो। देखो आप खुद से कर रहे हो, थोड़ी सी तकलीफ, दिक्कतें, प्रॉब्लम आने वाली है, कोई वो नहीं है, क्योंकि आज
आज तक आदत थी पहले सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई के बाद जो नेक्स्ट नंबर का चैप्टर होगा वो उठाएंगे, फिर छोटे चैप्टर देखेंगे। ऐसे जीएसटी पढ़ा नहीं जाता है, ऐसे लिंकेज तुम शर्त लगवा लो नहीं बैठा सकते हो। पहले मेगा एग्जामिनेशन क्यों, क्या कि ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भाई इन चीज़ों पे तो कभी भी जीएसटी लगेगा ही नहीं। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल लाइफ की अप्रोच नहीं है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है कि आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 फेंकता है ना आईसीआई, और क्वेश्चन नंबर 1 होता है 14 मार्क्स का, आते मार्क्स उसमें कितने 2 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर, और बहुत अच्छा तुमने अगर कर लिया है तो 6 नंबर आ रहे हैं। उसमें बहुत अच्छे से 10 नंबर लाए जा सकते हैं। 10 नंबर्स आर ईजी टू स्कोर, पर वो ईजी टू स्कोर तभी होगा जब तुम वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई चैप्टर, आरसीएम, और साथ साथ में इसके बाद क्या आ जाता है मेगा एग्जामिनेशन, इन सब का क्या करके बैठे हो, क्लस्टरिंग करके बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल अबाउट क्लस्टरिंग इन योर सीए फाइनल का इनडायरेक्ट टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लस्टरिंग नहीं आएगी तो दुख तो देना ही है उस क्वेश्चन ने। और इतना ही नहीं, अभी तो बचा है पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी, ये सब का मर्जर आपका है क्वेश्चन नंबर 1, और इजी है। स्टूडेंट को बोलते हुए सुना है मैम कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हम पूरी बांगर, क्योंकि मेरी क्लास में जो जूम लाइव क्लासेस है हम उसमें बांगर ही सॉल्व करते हैं, पूरे बांगर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बांगर के साथ स्टडी मटेरियल जो हमारा आईसीआई ने इतनी बढ़िया बुक बना के दी है हम उसी को रेफ़र करते हैं। तो स्टूडेंट का कहना है मैम ऐसा लगता है कि चाहे जीवन में कितना भी पढ़ लो जीएसटी, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। गलत है ये। जब फिर पढ़ा, तरीके से पढ़ा, लिंकेज की, तब समझ में आया यार ये चीज़ें, तो फिर पास्ट के 5 पेपर सॉल्व करवाए उनसे, 4-5 पेपर जितने भी है वो सॉल्व कराए, तब समझ में आया उनको कि यहाँ खेल पूरा लिंकेज का चल रहा है, और ये सब तुम्हें तभी आएगा जब आप लिंकेज में चीज़ों को कर पाओगे। तो पहले मेगा एग्जामिनेशन से समझ लो कि भाई ये तो सप्लाई के प्रीव्यू में आना ही नहीं है, सप्लाई है लेकिन उसे टैक्स से एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। और मेगा एग्जामिनेशन सिर्फ रीड करने मत बैठ जाना, क्योंकि मेगा एग्जामिनेशन में एक एक चीज़ तुम्हें समझनी होगी। कहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा है, कहाँ चैरिटेबल एंटिटी लिखा है। एंटिटी लिख के ही बातें ख़त्म हो जाती है, अलग हो जाती है, और ट्रस्ट लिखते ही बातें अलग होती है। ट्रस्ट का मीनिंग कहाँ 12AA के पर्सपेक्टिव में, कहाँ एंटिटी मतलब 1023C भी है, 1023BBA भी है, कहाँ 12AA भी है, वो भी समझना पड़ता है। कहाँ पे ये लिखा है सिर्फ कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ पे यूनियन टेरिटरी नहीं लिखा, कहाँ लोकल अथॉरिटी नहीं लिखा है। एग्जामिनेशन में उन चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जहाँ पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की, वहाँ यूनियन टेरिटरी तो लिखा नहीं था, और इंस्टीट्यूट आपको लिख के भेजेगा यूनियन टेरिटरी को ये सर्विसेज प्रोवाइड की, और आपका दिमाग चलेगा अरे गवर्नमेंट है एग्जेम्प्ट कर देते। नहीं, वहाँ तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, वहाँ तो कहीं पे भी लोकल अथॉरिटी यूनियन टेरिटरी लिखा ही नहीं था। तो बी प्रिसाइज विथ मेगा एग्जामिनेशन। मेगा एग्जामिनेशन के साथ प्रिसाइज रहना कंपलसरी है। फिर इसके बाद आता है जो चीज़ें मैम मेगा एग्जामिनेशन में कवर नहीं हुई हैं, तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। तो टैक्स फॉरवर्ड भी लग सकता है, टैक्स रिवर्स भी लग सकता है। इसका मतलब जैसे ही मेगा एग्जामिनेशन आप ढंग से तरीके से कवर कर लोगे, उसको कवर करने के बाद आप किस पे जाओगे, अब सप्लाई चैप्टर पे जाओगे। सप्लाई कितने टाइप के होते हैं, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ, वो भी एग्ज़ाम लाइव रिवीजन लिया था 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। लाइव रिवीजन में पूछा बताओ सप्लाई के टाइप्स क्या है। सप्लाई के टाइप्स इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बता पा रहे, इंट्रा स्टेट सप्लाई जो एक नॉर्मल टर्म है, फिर टेरिटोरियल वाटर का सप्लाई, फिर तुम्हारा कंपोजिशन सप्लाई, मिक्स सप्लाई हो गया, नील रेट सप्लाई हो गया, ये सारे ही तो टाइप्स ऑफ सप्लाई हैं। तो फॉरवर्ड सप्लाई हो गया, रिवर्स मैकेनिज्म का सप्लाई हो गया। तो सप्लाई को ऐसे क्लस्टर वाइज समझना होता है। सप्लाई मतलब ये नहीं, सप्लाई का मतलब लोग समझते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 भाई साहब सिर्फ सप्लाई नहीं है, उसमें भी आपको देखना है क्या नील है,
क्या मेगा एग्जेम्पशन का सप्लाई, क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सप्लाई, क्या इंट्रास्टेट है, क्या इंटरस्टेट है, क्योंकि जब आपको ICAI केस स्टडी देता है वो इसी के अकॉर्डिंग देता है। हमने हमारी क्लास में ये एक एक चीज़ को पिन पॉइंट करके रखा हुआ है। 2 हो गया। सप्लाई कर लिया। सप्लाई में अब देखो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, स्टूडेंट्स को जनरली यही नहीं पता होता है कंपोजिशन सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिशन सप्लाई में लिख देते हैं 2 और मोर सप्लाई, 2 और मोर सप्लाई, जिसमें से एक क्या होता है, प्रिंसिपल सप्लाई होता है। ये लिख के आते हैं 0 नंबर मिलेगा। क्यों 0 नंबर मिलेगा? क्योंकि कंपोजिशन सप्लाई में स्पेसिफिकली कहा है 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। अरे भैया जब तक टैक्सेबल सप्लाई का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, उसमें से एक प्रिंसिपल नहीं होगा, आपका वो कंपोजिशन बन ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स लिख के आते हैं 2 और मोर सप्लाई का मिक्सचर जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है। गलत। मिक्स सप्लाई पे आओ। जब मिक्स सप्लाई में लिखा है 2 और मोर सप्लाईज, जिसमें क्या है, कोई एक क्या होता है जिसमें हाईएस्ट रेट से आप टैक्सेबल करते हो, वहाँ पे टैक्सेबल होने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ 2 कोई भी नेचर के सप्लाई का मिक्सचर हो सकता है, वो मिक्स सप्लाई वो है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि अरे ये सप्लाई बन गया, सप्लाई बनते से ही आप लगाने ही लगे थे GST, आपको एक चीज़ पिन पॉइंट करेगी, अरे ये तो मेगा एग्जेम्पशन में कवर है। फिर सप्लाई हुआ, सप्लाई लगते से ही आपने सोचा चल इस पर टैक्स लगाए, फिर आपको पता चलेगा रुको, सप्लाई के साथ हमें क्या देखना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म देखना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म बताएगा कि भाई रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा। तो जब आप मेगा एग्जेम्पशन पढ़ रहे हो, मेगा एग्जेम्पशन के बहुत सारे ऐसे क्या हैं, सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म से जुड़ी हुई है। इन दोनों को भी क्लस्टर में देखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर इसको क्लस्टर में नहीं देखा तो गलती करना ही करना है। जैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, GTA की सर्विस मेगा एग्जेम्पशन से कई हद तक जुड़ी हुई है। GTA अगर 5% चूज करता है और उन 7 कैटेगरी वालों को सर्विसेज दे रहा है तो मेगा एग्जेम्पशन आ सकता, तब क्या हो सकता है, RCM आ सकता है, लेकिन RCM तब भी रुक जाएगा जब तब 1500 रुपये वाला क्या होगा, 1500 वाला कंसाइनी वाला पॉइंट आ जाएगा। या फिर वो गुड्स होंगे जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, या फिर आपके क्या हो गया, न्यूज़पेपर मैगजीन, कहीं वो गुड्स तो नहीं। ऐसे एक बहुत बड़ी लिंकेज है इन चीज़ों की। तो जब तक लिंकेज में चीज़ें समझ नहीं आएंगी दिक्कत होगी। तो इन 3 टॉपिक्स को आपको क्या करना है, साथ में ही चलाना होगा। मेगा एग्जेम्पशन हो गया, सप्लाई हो गया, RCM हो गया। जैसे ही सप्लाई की डेफिनेशन में आप शेड्यूल 1 पे पहुंचोगे, शेड्यूल 1 हो गया, RCM हो गया, ये सब हो गया, फिर आप जाना वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर आपका 4th नंबर पे होगा। 4th नंबर पे ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, ये आपको बताएगा ये जो अभी तक आप सप्लाई करते आए हो, इसकी स्टेप्स भी हैं, इनकी अलग अलग स्टेप्स भी हैं। GST में जब आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो, स्टेप होती है उसकी, उसको सॉल्व करने की, कि पहले आपको क्या देखना है, गुड्स कौन सा है, सर्विस कौन सा है, क्या ये सप्लाई है या नहीं, कहीं मेगा एग्जेम्पशन में तो नहीं है, कहीं RCM तो नहीं लग रहा है। ये सब कैटेगरी को सॉर्ट आउट करने के बाद इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है, ऐसी बहुत सारी स्टेप्स हैं। तो वो वाली स्टेप्स आपको क्या करनी होती है, वो इस वीडियो में इन डिटेल में अभी नहीं ले सकती, अदरवाइज दिस वीडियो विल गो अराउंड 1 to 1.5 आवर, वो अभी लेना पॉसिबल नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एंटायरली अबाउट द स्टेप्स, वो स्टेप्स पे ही बनता है। फिर 4th नंबर आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कर लेना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई करने के बाद 5th आपका आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। 5th नंबर पे आप किसको सॉल्व करोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ सप्लाई में भी बहुत सारी चीज़ें, 10, 11, 12, 13 वाला सेक्शन कौन सा है, वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो उसकी भी ट्रिक्स होती हैं समझने की, उसको याद करने की भी ट्रिक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो इन डिटेल में लिए वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट ये क्रोनोलॉजी आपको ज़रूर फॉलो करनी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई
ये हो गया हमारा 5th। जैसे ही आपने प्लेस ऑफ सप्लाई कर लिया फिर आप आ जाओगे आपके टाइम ऑफ सप्लाई पे, और टाइम ऑफ सप्लाई के बाद 7 नंबर पे आएगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको कंपोजिशन स्कीम को करना होगा। मैम रजिस्ट्रेशन के साथ कंपोजिशन स्कीम करने का कोई रीज़न, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है, या तो आप नॉर्मल लेवल पे रजिस्टर्ड पर्सन बनोगे और नॉर्मल नहीं तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो दोनों का कंपैरिजन यहीं देखने को मिल सकता है। इसे साथ में कवर करना, इसे आरसीएम के साथ कवर मत करना। ये सातों चीज़ें अगर आपकी हो गई, फिर 8 नंबर पे आप क्या जाओगे, 8 नंबर पे आप जाओगे पेमेंट ऑफ टैक्स पे, और पेमेंट ऑफ टैक्स करने के बाद ही 9th नंबर पे आईटीसी करना। आईटीसी सबसे आखिरी में होना चाहिए, क्योंकि आईटीसी का चैप्टर तभी सॉल्व कर पाओगे, उसके क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब ये सब कुछ आपने क्या करके रखा है, पढ़ के रखा है। नहीं यकीन हो तो आपके पास जो भी बुक हो उसमें करके देखना। आईटीसी तक तो बात तब पहुँचती है जब आप सप्लाई पे पहुँचते हो। सप्लाई तो तभी होगा जब आप देख पाओगे कि मेगा एग्जम्पशन है, आरसीएम है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्स क्या लगना चाहिए, इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट क्या है, तो सबसे लास्ट आपका आता है आईटीसी। तो दिस शुड बी 1 क्लस्टर, ये आपका 1 क्लस्टर होना चाहिए। और ये होने के बाद अब आप डायरेक्ट जंप करोगे किस पे, रिटर्न चैप्टर जो आपका है मॉड्यूल नंबर 2 का, लास्ट में करना, कोई ज़रूरत नहीं उसको पहले करने की। अब आप करोगे इसके बाद एलिमेंट्री चैप्टर्स। अब वो एलिमेंट्री चैप्टर्स आपके कौन से होने वाले हैं, एलिमेंट्री चैप्टर्स आपके हैं अब इसके बाद आपके एलिमेंट्री चैप्टर आते हैं, और सबसे पहला एलिमेंट्री चैप्टर आपका कौन सा आता है, ये हो गया आपका ई वे बिल। ई वे बिल आपका एलिमेंट्री चैप्टर हो गया। ई वे बिल के बाद सेकंड आप करोगे आप क्या, जॉब वर्क। ये सब इंडिविजुअल है, इसका किसी से क्या है कोई लिंकेज नहीं है, बस ये हो सकता है कि कभी कभार जॉब वर्क को वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ वो पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाओ जॉब वर्क के बाद अपील एंड रिविज़न पे। अपील हो गया, अपील एंड रिवीजन हो गया। अपील एंड रिवीजन के बाद आपका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग हो गया। फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग करने के बाद 5th नंबर पे लाइबिलिटी अंडर वेरियस केसेस वाला चैप्टर है। फिर 6th आपका है डिमांड एंड रिकवरी। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको एग्जेम्पशन की तरफ लेके जाएंगे, डिमांड एंड रिकवरी। ये सारे चैप्टर्स आपको किसकी तरफ लेके जाएंगे, एग्जेम्पशन की तरफ, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो सी कैटेगरी तो नहीं बोल सकते, बी कैटेगरी के, और इसका कब क्या वेटेज हो जाए नहीं पता, पर ये आते हैं और आते ही हैं, छूटता कभी नहीं है ये चैप्टर। इसके बाद जो आपके चैप्टर्स बचे हैं वो आपके होते हैं जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड हो गया, एक बार रीडिंग करनी है। इसके बाद आपके जो चैप्टर्स हैं छोटे मोटे जैसे मिसलेनियस हो गया, तो ये सारे चैप्टर्स क्या है आपको सिर्फ रीड करने होते हैं। ये क्या है रीडिंग के होते हैं, इनको एक बार समझना होता है, समझ के छोड़ना होता है। ये रिटर्न चैप्टर, आज तक रिटर्न चैप्टर से कुछ नहीं आया है, बट हम आईसीआई पे भरोसा नहीं कर सकते, तो रिटर्न में से हम लोग क्या करते हैं इन द क्लास, व्हाट वी जनरली डू, हम लोग उसमें से भी करते सब कुछ है, लेकिन एक क्या बोलते हैं ना, ए क्लास कैटेगरी निकाल लेते हैं कि भाई ये तो याद रखना है एमसीक्यू के लिए। तो जब भी ये लोग क्या गए ऐसे चैप्टर्स है जिसको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकते, अब इनका एक स्कोप खुला हुआ है, दैट इज़ एमसीक्यू। तो वो लोग इसे कहाँ कवर करते हैं, इन चीज़ों को एमसीक्यू के अंदर कवर करते हैं। तो दिस शुड बी द वे ऑफ कवरिंग जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स इसी तरह से कवर होता है। देखो, इफ़ यू understand this thing, it is not at all possible for me to give a linkage in the वीडियो में मैं सारी चीज़ों की लिंकेज नहीं दे सकती, बट मैं ये बता सकती हूँ कि ये चैप्टर के बाद यही होना चाहिए, इसके थ्रू आपको लिंकेज मिलेगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जब आप सप्लाई चैप्टर में करोगे, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ऑल्दो इम्पोर्ट कर रहे हो आप, सप्लाई नहीं है, बट उसे आरसीएम में लाने के लिए उसे इम्पोर्ट कहा गया है, तो इम्पोर्ट आपको यहाँ भी मिलेगा, इम्पोर्ट शेड्यूल 1 में भी मिलेगा, इम्पोर्ट का लिंकेज आपको मेगा एग्जेम्पशन में भी मिलेगा।
तो इस तरह से इनकी लिंकेज चलती है, जो यू वुड अंडरस्टैंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इतना डिटेल में आपको बता पाऊँ इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इस तरह से बस आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, और दिस शुड बी द वे ऑफ कवरिंग जीएसटी। जीएसटी को आपने कवर किया, उसके बाद आपका काम ये बनता है, अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो एफटीपी की इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती है, एफटीपी की जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको कवर करना है। लेकिन हाँ, कस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कस्टम में वैल्यूएशन, बैगेज, ड्यूटी, ड्रॉबैक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और एक चीज़ समझो, कोई भी पेपर हो, आज तक जितने भी पेपर आईसीआई के हुए हैं, वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन तो देता है, चाहे वो ड्यूटी ड्रॉबैक से दे, प्रोविजनल असेसमेंट से दे, कहीं से भी दे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो वो देता ही देता है। तो ये चीज़ें क्या है, कवरेज है। ये कैसे समझ में आएगी, जब आप पेपर एनालिसिस करोगे। पेपर एनालिसिस करके कुछ चीज़ें जनरली समझ में आ ही जाती हैं, और कुछ चीज़ें एक्सपर्टाइज जो हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू देखते हैं, वो हमें उस के थ्रू समझ में आती है। सो इन preparation phase, if you have any doubt कि how should I prepare this thing, I'm stuck like this, I'm stuck in this thing, so just give me a WhatsApp message on 7999 709 236. It should be only a WhatsApp message, would not be able to attend your calls, sorry for that. WhatsApp करो, for sure you will get the reply, but this should be the thing. ये हो गई हमारी किसकी बात, IDT की। अब आते हैं हम डायरेक्ट टेक्स्ट पे। अब डायरेक्ट टेक्स्ट प्रिपेयर करने का अपना तरीका है। डीटी जैसे प्रिपेयर होता है वैसे आईडीटी प्रिपेयर नहीं हो सकता, और जैसे आईडीटी प्रिपेयर होता है वैसे आपका डीटी प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो इन द क्लासेस व्हाट आई डू और व्हाट आई मेक स्टूडेंट्स डू द थिंग, मेरा टारगेट ये रहता है कि डीटी इस तरह से कवर होना चाहिए कि जब आप रिविज़न कर रहे हो ना डीटी, तो उसके क्वेश्चन भी साथ में प्रोविजंस के साथ आपके दिमाग में भरे होने चाहिए कि आप क्वेश्चंस भी उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो डीटी जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी एक क्रोनोलॉजी होती है। और देखो बेसिकली आपको बता दो, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड वेरियस असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, यही बेसिक है, यही बेस है। इससे आपको पेपर मिलेगा और यहीं से आता है। और इसके बाद TDS TCS आपका 101% 8 मार्क्स का होता है। असेसमेंट प्रोसीजर 8 मार्क्स का होता ही है। और गार नहीं मिलेगा तो पेनल्टी, वो मिस रिपोर्टिंग वाली पेनल्टी होगी। प्रेस रिपोर्टिंग वाली पेनल्टी नहीं हुई तो आपका टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन क्या होता है, ये होता है, ये 4 नंबर का आता है और आता ही है। और PGBP क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी हम डे 1 जो अभी हमारा 6 जनवरी है, 6 जनवरी को हमारी जो फर्स्ट क्लासेज होंगी, फर्स्ट डे होगा क्लास का, सबसे पहले हम पेपर एनालिसिस ही देखेंगे, जिस पेपर एनालिसिस में यू वुड कम टू नो कि क्वेश्चन नंबर 1 किस चीज़ से आता है, क्वेश्चन नंबर 2 की प्लेसमेंट कौन से टॉपिक से होती है। इतना इजी है प्रिडिक्शन डीटी एज वेल एज आईडीटी का कि आप देख के समझ के बता सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 मुझे चैरिटेबल ट्रस्ट का ही मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट में ना यही इंटरनेशनल टैक्सेशन ही मिलेगा। ये सारी फ्रेमिंग क्लास में ही सीखी जा सकती है, नॉट पॉसिबल है, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको खुद से करना है तो पहले पास्ट के पेपर्स उठाओ, चेक करो कि कहाँ पे क्या किस चीज़ की प्लेसमेंट होती है। तो वो जो 15 मिनट्स वो अलॉट करते हैं ना तुमको पेपर रीडिंग के लिए, जिसे हम 15 मिनट्स बोलते हैं, बट मैं 15 मिनट अपनी क्लासेस में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि 2 से 3 मिनट तो रोल नंबर वगैरह की फॉर्मेलिटी में ही निकल जाता है। तो यू हैव ओनली 13 मिनट्स, ये 13 मिनट्स में पेपर रीडिंग कर लो। अब वो पेपर रीडिंग कैसे होती है, उसकी टेक्निक क्या होती है, कैसे आप सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरे पेपर को स्कैन करके समझ सकते हो मेरे लिए कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट छुपी हुई है, मेरा इंपॉर्टेंट एरिया क्या है। तो वो सब चीज़ों के भी फोकस वी हैव इन आवर क्लासेस ओनली। तो इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो आपको फोकस इंटरनेशनल टैक्सेशन वेरियस एंटिटी पे करना है। इसको करने के बाद जो मैंने बताया कि कैसे हम ये कोशिश करते हैं कि प्रोविजंस के साथ क्वेश्चन रिवाइज हो, तो उसके लिए बनती है एक चीज़ जिसे आई कॉल एडजस्टमेंट शीट। अब ये एडजस्टमेंट शीट क्या है, ये एडजस्टमेंट शीट क्वेश्चन से ही बनती है, क्योंकि जब आप देखोगे इतने सारे क्वेश्चंस में ना हर बार फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद
सिर्फ एडजस्टमेंट जुड़ते जाते, चीज़ें सेम चलती है, चीज़ों का फ्लो सेम चलता है, तो हम हर क्वेश्चन का स्टार एडजस्टमेंट निकालते हैं। अब वो किस तरह से होता है अगेन नॉट पॉसिबल है, बट हर चीज़ का ना एक स्टार एडजस्टमेंट होता है। कुछ चीज़ें मुझे नहीं आ रही तो मेरे लिए वो स्टार एडजस्टमेंट हो गया, कुछ एक्चुअल में नहीं है वो स्टार एडजस्टमेंट हो गया। तो उस स्टार एडजस्टमेंट की एक शीट बनती है कि जिसके बेसिस पे आपने एक बार अगर प्रोविजन रिवाइज कर लिया और ये एडजस्टमेंट शीट पढ़ ली, मतलब आपने सारे क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लिए हैं। तो आपको भी इस तरह से आपको चाहिए तो फॉर्मेट आप एडजस्टमेंट शीट का मुझसे ले सकते हो कि कैसा फॉर्मेट होता है। तो व्हाट्सअप करना आप अगेन 7999709236 पे। तो आपको एडजस्टमेंट शीट का फॉर्मेट क्या होता है दैट वी विल सेंड, वो आपको सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से डीटी की भी प्रिपरेशन होती है। एंड आई गेस इट वॉज इन द प्रीवियस क्लासेज ओनली 30 डेज़ का हमारा डीटी का ड्यूरेशन था, उससे पहले 45 डेज़ वाली ड्यूरेशन की क्लासेस थी। नहीं करके 5 से 6 बार हर टॉपिक को रिवाइज किया है। इतना इजी है, बस टेक्निक सही होनी चाहिए और रिवीजन हमेशा रिवीजन होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए, री रीडिंग नहीं होना चाहिए। री रीडिंग मतलब अगर आप बुक खोल के सिर्फ सब कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ना तो आता ही है ना, तो दिमाग को पता कैसे चला कि कौन सी चीज़ याद है कौन सी चीज़ याद नहीं है। तो ऑलवेज गो फॉर रिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो डीटी और आईडीटी whatever doubt you have regarding that you can ask me on the WhatsApp. And for the classes, Zoom classes going to start on 6th of January, morning 6:30 to 8:30 DT and night 9 to 10:30 will be IDT. Again the duration is 40 days, test is included in that, and these are Zoom live classes for you. So if you want to attend the classes, if you have any query, WhatsApp on this number. And these are exemption targeted classes, totally exemption target classes for एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। तो आलतू फालतू के कोई डाउट्स नहीं, कुछ नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टोटली हमारा स्टफ़ रहेगा। टेस्ट इसमें इंक्लूडेड रहेंगे एंड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर, ओके। So thank you very much.